प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 हिंदी गद्य के 5वें चैप्टर स्मृति के प्रश्न अभ्यास आपको कराने वाला हूं, जिसके लेखक हैं श्री राम शर्मा जी। तो यहाँ पर देखो, इसके मैंने एक एक गद्यांश की लिखित नोट्स बना लिया है। एक एक गद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, लिखित व्याख्या सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से जल्दी इस अभ्यास को खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखो, पहला गद्यांश कहाँ से शुरू होता है, जाड़े के दिन थे ही से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, कुर्ते में जेबें न थी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित अंश है, यहाँ तक, ठीक है ना, बांध दिए तक। तो यहाँ पर अब इसके नीचे के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया होगा, पढ़े भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे एग्जाम में, वो चीज़ चलो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग पहले लिख देंगे संदर्भ, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं श्री राम शर्मा द्वारा लिखित स्मृति नामक पाठ से अवतरित है। सिंपल ऐसे आपको लिख देना है, 2 नंबर आपके बन गए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो यहाँ पर देखो, रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक है। तो पहले देख लेते हैं, जाड़े के दिन थे ही मतलब जाड़े का दिन था। कहने का मतलब कि लेखक जो है ठंड के मौसम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जाड़े के दिन थे ही, यानी जाड़े के दिन थे। तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। तिस पर का मतलब है साथ ही, ठीक है ना। तिस पर का मतलब साथ ही। तिस पर का मतलब 2-3 अर्थ होते हैं, ठीक है ना। साथ ही होता है, इतने पर ऐसे भी होता है, ठीक है ना। और इसके बाद ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जाड़े के दिन थे, लेखक कहता है कि भाई जाड़े का मौसम था, जाड़े के दिन थे। तिस पर हवा के प्रकोप से कंपी लग रही थी। साथ ही हवा के प्रकोप से मतलब हवा के आक्रमण से कंपी लग रही थी, मतलब हमारा पूरा शरीर कांप रहा था, ठीक है ना। तिस पर मतलब साथ ही हवा के जो है प्रकोप यानी आक्रमण से हमारा पूरा शरीर कांप रहा था। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा माने हड्डी, ठीक है ना। यानी हवा जो है हमारी हड्डियों तक ठिठुरा रही थी, यानी हमको ठंडक दे रही थी, यानी बहुत ज़्यादा हमें कंपा रही थी हवा जो है। और इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा, यानी हमने धोती के एक कपड़े से क्या किया, अपने कानों को बांध लिया था। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। यानी उनकी माँ ने, यानी लेखक कहते हैं कि मेरी माँ ने चना को भुंजाने के लिए, यानी चना भूंजना आप लोग जानते ही हैं, घरों में भी कई लोग भूंजते हैं, है ना। तो चना को भुंजाने के लिए थोड़ा सा चना मुझे माता ने एक कपड़े में बांध करके दिया था, ठीक है ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक का कुल मिला करके व्याख्या लिखेंगे कैसे, वो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक शीत ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि जाड़े का दिन था, हड्डी कपा देने वाली ठंड थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांध लिया। मेरी माँ ने चना भुंजाने के लिए उसे एक धोती में बांधकर मुझे दे दिया। ऐसे लिख देना, ठीक है ना। अब देखो, लेखक ने चिट्ठियों को कहाँ रख लिया था, आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ अच्छे से, ठीक है ना। देखो, चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। तो कहाँ पर रख लिया, टोपी के नीचे रख लिया या टोपी में रख लिया। तो लिख देंगे, लेखक ने चिट्ठियों को अपनी टोपी में रख लिया था। ओके। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, लेखक ने चिट्ठियों को टोपी में क्यों रख लिया, क्योंकि भाई कुर्ते में जेब नहीं थी। तो इसको लिख देंगे कि लेखक के कुर्ते में जेबें नहीं थी, इसलिए उसने चिट्ठियों को टोपी में रख लिया, ठीक। लेखक ने डंडे की तुलना किससे की है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ 5वें का। आप यहाँ पर देख सकते हो कि उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। तो सांप, डंडे की तुलना किसके साथ की गई, नारायण वाहन। और नारायण वाहन कौन होता है, गरुड़ होता है, ठीक ना। गरुड़ जी को नारायण का वाहन कहते हैं। तो इसको लिख देंगे कि लेखक ने डंडे की तुलना गरुड़ जी से किया है। ऐसे लिख देंगे और आपका पहला गद्यांश जो है सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए भैया, अगला गद्यांश ख नंबर। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। यानी कि लेखक कहते हैं कि सांप से फुसकार करवा लेना मतलब सांप की आवाज़ निकलवा लेना उस समय मैं बहुत बड़ा महान काम समझता था, ठीक है ना। और जैसे ही मैं और मेरा भाई दोनों लोग कुएं के साइड से निकलते थे तो कुएं में ढेला मार करके, ढेला किसको कहा जाता है, माटी के एक छोटे से टुकड़े को, मिट्टी का जो एक छोटा सा टुकड़ा होता है उसको ढेला कहते हैं, ठीक है ना। तो ढेला मार करके मैं सांप से फुसकार कराने की इच्छा जो है, प्रवृत्ति माने इच्छा या आदत, मेरे मन के अंदर जागृत हो जाती थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, इसका भी संदर्भ आपसे पूछा गया है, तो संदर्भ लिख देंगे पूर्वत।
यानी पहले के जैसा, जो मैंने अभी पिछले गद्यांश में बताया है बस वैसे लिख देना। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने एक बार बता ही दिया है, इसमें आपको दिखा देता हूँ। देखो कैसे लिखेंगे। लेखक कहता है कि बचपन में मैं सांप से फुसकार करवा लेना महान काम समझता था, इसलिए जब भी मैं और मेरा भाई दोनों लोग कुएं के पास से निकलते थे, ठीक है ना, या ऐसे कह लो निकलता था, मैं और मेरा भाई दोनों लोग कुएं के पास से निकलते थे तो मुझे सांप को ढेला मारकर उसकी फुसकार सुनने की याद आ जाती थी और मैं यही करता था, ठीक है ना, ऐसे लिख देना भाई। अगला क्वेश्चन देखो, लेखक को कब लगा कि उस पर बिजली सी गिर पड़ी। तो यहाँ पर देख सकते हो, टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिर गया, कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उझक कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिर गया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर गया। अब इसका मतलब क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, लेखक को टोपी उतारते हुए 3 चिट्ठियाँ कुएं में गिर पड़ी, उस समय लेखक पर बिजली सी गिर पड़ी। ऐसे लिख देना कि उनके जो उन्होंने टोपियों पर चिट्ठी रखी थी वो कुएं में गिर गई, जैसे उन्होंने डीला उठाया, ठीक है ना, और उस समय लेखक जो है उनके ऊपर बिजली जैसे गिर गई, यानी बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ गए कि यार अब क्या होगा, चिट्ठियों को कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो ग नंबर गद्यांश यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा है। सांप को चक्षु श्रवा कहा जाता है। चक्षु श्रवा मतलब आंखों से सुनने वाला, चक्षु माने आंखें, श्रवा माने सुनने वाला। कहा जाता है कि सांपों के पास कान नहीं होते, वो आंखों से सुनते हैं, ठीक है ना। तो सांप को आंखों से सुनने वाला कहा जाता है। मैं स्वयं चक्षु श्रवा हो रहा था। लेखक कहते हैं कि उस समय जब लेखक कुएं के अंदर उतर गए तो कह रहे हैं कि मैं उस समय खुद आंखों से सुनने वाला बन गया था, यानी मेरी सभी इंद्रियां शांत हो गई थी, केवल आंखों से मुझे वो सांप ही दिखाई दे रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो, यानी मेरी जितनी भी सारी इंद्रियां थी, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय जितनी भी थी, वो सब आंखों को ही अपनी पावर दे दिए, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो आप लोगों को संदर्भ में तो पूर्वत लिख देना है, जो पहले वाले में बताया हूँ सेम यहाँ पर लिख लेना। देख लो रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे उसको देख लो। लिखेंगे, लेखक का कहना है कि सांप एक ऐसा जीव है जिसे चक्षु श्रवा यानी आँख से सुनने वाले के नाम से जाना जाता है। वहाँ मैं स्वयं चक्षु श्रवा हो रहा था, मुझे कुएं में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अन्य इंद्रियों ने अपनी संपूर्ण शक्ति नेत्रों यानी आँखों को दे दिया है। देखो चक्षु श्रवा के नाम से कौन सा जीव जाना जाता है, तो सांप जाना जाता है, तो यहाँ पर सांप लिख देंगे और यहाँ से आपका चैप्टर जो है फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ भैया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसकी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं, लर्न विथ आरपी सर्च करें और फ्री नोट्स डाउनलोड करें, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।